14 साल के बच्चे पर एफआईआर की गई है। अश्मित गौतम ने 14 साल के अश्वित गौतम 14 साल का लड़का। ये लाइनें इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा वायरल हैं कि पूछिए मत। और देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, हर भाषा के लोगों ने लगभग इस पे रील बनाई और इस बच्चे की तस्वीर लगाई और इसकी तुलना की अभिनव अरोड़ा से, एक और बच्चा जो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है, बहुत वायरल है। सोशल मीडिया भी एक तरीके से बीमारी की तरह हो गया। लाइक्स, शेयर और फॉलोअर के चक्कर में लोग इस तरीके के कंटेंट बनाते हैं। सवाल ये है कि क्या 14 साल के बच्चे अश्वमीत पर कोई धारा लगाई गई है? ये लाइनें इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा वायरल हैं कि पूछिए मत। हर कोई दूसरा क्रिएटर यही रील बना रहा है कि मोदी सरकार 14 साल के बच्चे से डर गई, उस पर एफआईआर हो गई। मोदी सरकार 14 साल के बच्चे से डर गई, उस पर एफआईआर हो गई। और देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, हर भाषा के लोगों ने लगभग इस पर रील बनाई और इस बच्चे की तस्वीर लगाई और इसकी तुलना की अभिनव अरोड़ा से, एक और बच्चा जो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है, बहुत वायरल है और उसकी वजहें अलग हैं। तुलना अश्वमीत, ये जो बच्चा है दूसरा, इसका नाम अश्वमीत गौतम है, इससे की गई कि ये सच बोलता है, ये सरकार से सवाल पूछता है, इसलिए इस पर एफआईआर कर दी गई। और ये जो है इसको, ये धर्म की बातें करता है, धर्म के नाम पे रील बनाता है, तो इसको सरकार अवार्ड देती है, नेताओं के साथ तस्वीरें लगाई। लेकिन सच क्या है? सवाल ये है कि क्या 14 साल के बच्चे पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है? सवाल ये है कि क्या 14 साल के बच्चे अश्वमीत पर कोई धारा लगाई गई है? सवाल ये है कि क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई है? और पहली बात, जो लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने एफआईआर कर दी, वो सच हो सकता है क्या? क्योंकि केंद्र सरकार के पास किसी पर एफआईआर, केंद्र सरकार के पास पुलिस व्यवस्था नहीं होती, पुलिस व्यवस्था राज्य सरकार के पास होती है। तो इसकी कहानी को पूरे तरीके से आपको मैं समझा देता हूं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं और पॉलिटिकल कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो ये बच्चा आपकी आंखों के सामने से कभी ना कभी गुजरा होगा, और पहले नहीं गुजरा होगा तो अभी हाल फिलहाल में ज़रूर गुजरा होगा, जब ये रील बन रही थी कि 14 साल के बच्चे पे एफआईआर हो गई। अश्वमीत गौतम एक कंटेंट क्रिएटर है जो मुखरता से अपनी बात समाज के तमाम पहलुओं पे रखते हैं और एंटी स्टैब्लिशमेंट रहते हैं। अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसकी आलोचना करते हैं और इसकी बड़ी तारीफ भी होती है, क्योंकि 14 साल के बच्चे में इतनी समझदारी बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये बात ऐसे कैसे फैली कि एक बच्चे पे एफआईआर हुई है? तो सवाल पहला कि क्या एफआईआर हुई, तो उसका जवाब है कोई एफआईआर नहीं हुई अश्वमीत पर, क्योंकि एफआईआर की धाराएं अलग होती हैं, एफआईआर की बातें अलग होती हैं और एफआईआर एक अलग प्रक्रिया होती है। अश्वमीत के साथ क्या हुआ है उसको जान लीजिए। अश्वमीत ने एक वीडियो बनाया था जिसमें शायद किसी देवी देवता के चेहरे पर डोरेमोन का या क्रिएचर लगा दिया था या इमोजी लगा दी थी। उस पर किसी ने आपत्ति जताई और लखनऊ पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। और उसके बाद इसमें अश्वमीत को बुला करके 151 में चालान किया गया। अब सवाल है 151 में चालान क्या होता है और क्या किसी नाबालिग बच्चे पे 151 में चालान हो सकता है? तो जवाब है नहीं। नाबालिग बच्चे पर भी 151 का चालान नहीं होता है आमतौर पर, हमने आज तक नहीं देखा है। अश्वमीत पे जो अश्वमीत ने दावा किया है, पहले उसको सुन लीजिए कि अश्वमीत का कहना है कि उनके ऊपर और उनके आसपास जो है वो 151 में चालान किया गया। फिर मैं आपको बताऊंगा कि 151 क्या होता है और बाकी चीजें उसके आसपास क्या चल रही थी। एफआईआर तो 295 में एक संगठन द्वारा कराई गई होगी, क्योंकि मुझे कॉल भी आई थी। जैसा कि ये केस वैसा नहीं था, जिसके चलते पुलिस ने मुझे बिना वारंट के धारा 151 में डिटेन कर लिया था मेरे भाई के साथ, ताकि मैं कोई वीडियो ना बना दूं, कोई दंगा ना भड़का दूं। जैसा कि मैं माइनर हूं, पुलिस ने इसीलिए मुझे तो छोड़ दिया था धमकी देकर कि तुम अब वीडियो नहीं बनाओगे। लेकिन मेरे भाई को 24 घंटे हिरासत में रखा था और उसके बाद मेरे भाई को भी धारा 151 में चालान कराकर छोड़ दिया था। लेकिन अब मेरे भाई को 6 महीने लगातार मजिस्ट्रेट ऑफिस में हाजिर हो। जैसा कि लोग बोल रहे हैं, सरकार 14 साल के बच्चे से डर गई है, एफआईआर हो गई है। क्योंकि ये सच है कि मेरे खिलाफ मेरी आवाज़ को दबाने का ये एक साधन हो सकता है। लेकिन ये कहना कि सरकार मुझसे डर गई है, ये थोड़ा काल्पनिक जाहिर होता है। जो बड़े बड़े नेताओं के घर ईडी और सीबीआई भेजकर उनकी हालत खराब कर सकता है, सरकार से सीधा लड़ने वाले सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसे लोग अभी भी जेल में हैं, वो मुझसे कैसे डर सकती है? जब ये पूरे देश में वायरल हो गया कि एक 14 साल के बच्चे पे एफआईआर हुई है, तो अश्वमीत के 2-3 दिन कोई रील नहीं आए, वो दबाव में थे क्योंकि पुलिस ने उन पर एक कार्रवाई की थी और 151 का चालान उनके भाई पर, ऐसा उन्होंने दावा किया कि उनके भाई पे हुआ है। अश्वमीत पर 151 का चालान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो नाबालिग है। 151 का चालान सीआरपीसी की धारा होती है और इस धारा में
पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी नोटिस के, ये पावर होती है किसी भी पुलिस के पास, बिना किसी नोटिस पे अगर उसको ये लगता है कि इस व्यक्ति से खतरा हो सकता है या ये कोई ऑफेंस कर सकता है या इसकी वजह से कोई दिक्कत हो सकती है या कोई दंगा फसाद हो सकता है या फिर कोई किसी तरीके की गड़बड़ी हो सकती है, उस पर उसको बुला करके 151 में चालान किया जा सकता है। और इस चालान के तहत मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि उसे 14 दिन के लिए हिरासत में भेजा जा सकता है, उसे 14 दिन के लिए जेल भेजा जा सकता है। मजिस्ट्रेट कौन होता है? जो जज होते हैं वो वाले मजिस्ट्रेट नहीं, ये पावर एसडीएम के पास होती है किसी भी जिले में सामान्यतः। लेकिन जब जहां कमिश्नरेट होती है, जैसे लखनऊ कमिश्नरेट है, तो कमिश्नरेट में ये पावर एसीपी के पास होता है या कोई जो वहां पे गजटेड ऑफिसर होता है उसके पास होती है ये पावर। जब कोई भी जिला पुलिस नॉर्मल जिले से कमिश्नरेट बनता है तो सबसे बड़ा बदलाव यही आता है कि जो मजिस्ट्रियल पावर है, जैसे गुंडा एक्ट लगाने की पावर, वो आम जिले में डीएम के पास होगी, लेकिन जो कमिश्नरेट होगा वहाँ पर जो कमिश्नरेट के अधिकारी हैं उनके पास, पुलिस के पास आ जाएगी। जो इस तरीके की कार्रवाई होती है जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, तब फिर क्या होता है, उसमें पुलिस का कोई एसीपी मजिस्ट्रेट की भूमिका निभा सकता है। मजिस्ट्रेट की अपनी एक कोड की व्यवस्था है देश में। जैसे अगर किसी मजिस्ट्रेट या किसी एसीपी ने अगर किसी व्यक्ति का 151 में चालान किया, तो वो उसका दूसरा पड़ोसी एसीपी, उसका एसडीएम यानी उसका मजिस्ट्रेट हो सकता है कमिश्नरेट की व्यवस्था में, उसके सामने वो पेश करेगा, 151 का चालान होगा तो फिर उसमें ये उससे बाउंड भरवाया जाता है कि आप आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कोई स्थिति बिगड़े या किसी तरीके का अपराध हो। उसमें क्या होता है, मुचलका जमा कराया जाता है। मुचलके में वो उसके विवेक पे है कि कितने का 20,000, 50,000, 1 लाख का मुचलका जमा कराया जा सकता है। उस मुचलके के तहत ये लिखवाया जाता है कि आगे से ये इस तरीके की गलती हमसे नहीं होगी। और इस प्रक्रिया में अब ये सीआरपीसी की धारा थी 151, अभी भी 151 के नाम से ये प्रचलित है, बीएनएस में इसका नाम बदल गया है। तो सीआरपीसी की 151 अगर चालान होगा तो फिर 6 महीने उसको मजिस्ट्रेट के पास जाकर के पेश होना पड़ेगा। और जब मजिस्ट्रेट की तरफ से बुलाया, ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, आमतौर पे बुलाया जाए। प्रैक्टिकल जो बात है मैं वो भी बता देता हूँ कि ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन तारीख लगती है, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक आध बार बुलाया जाए। और जब मजिस्ट्रेट अपनी पूरी जाँच कर लेता है, अगर उसको ये लगता है कि भाई ये जो बात पुलिस ने आरोप लगाया ये गलत थी, तो फिर वो केस खारिज कर सकता है। अगर उसको लगता है कि ये बात जो है वो सही है, पुलिस ने जो कहा है, तो मुचलका बढ़ा सकता है। अगर उसको लगता है कि ऑफेंस दोबारा किया गया है तो उससे रिकवरी करा सकता है। सीआरपी की जो 107 से लेकर 122 तक की धाराएं होती थी पहले, 122 जैसे अगर किसी से मुचलका अगर पैसा लिया जाता है, वो बहुत एक्सट्रीम केस है, बहुत रेयर केस होता है, उसको 122B की कार्रवाई कहा जाता था। लेकिन अब आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। तो अश्वमित के केस में यही हुआ है कि 151 का चालान किया गया क्योंकि अश्वमित ने वो वीडियो बनाया था और उसको लेकर के उसे वीडियो शायद हटवाया गया या उन्होंने खुद भी हटाया। और उन्होंने जो अपने वीडियो में आके कहा, वो बात अब हम जरा सा एक बार फिर से, जो सेकेंड पार्ट है वीडियो का, उसको भी सुनते हैं कि उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था, उसकी मानसिकता को भी समझने की कोशिश करते हैं। और रही बात एफआईआर की, तो केस तो हुआ है, फाइल भी रजिस्टर हुई है, गवाह भी लगाए गए हैं और मेरे भाई को 6 महीने मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाकर दी गई तारीख पर हाजिर भी होना है। वैसे प्रोसेस सब वही है, लेकिन लीगली 151 को एफआईआर तो कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर मुझे माइनर होने का फ़ायदा मिला, जिससे पुलिस मुझे जेल में तो नहीं डाल पाई, लेकिन अगर यहाँ पर भी 19-20 होता तो मेरी भी आज हालत सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसी हो रही होती। क्योंकि मेरा समाज और मुझसे जुड़े लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स, पत्रकार, पुलिस अधिकारियों से लेकर नेता तक, और इसमें मेरे वकील बंधु भी शामिल हैं जो कि मुझे समझाते रहे कि 151 कोई बड़ा केस नहीं है, इसमें तुम वीडियोस बना सकते हो और भारत में बोलने की आज़ादी प्लेट में रखी मलाई की तरह तो है नहीं कि कोई भी आए और ले ले। भारत में बोलने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, वो आज़ादी तुम्हें छीननी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें मेंटल प्रेशर से लेकर शारीरिक उत्पीड़न भी सहना पड़ सकता है। और ये बात सच भी है, शारीरिक उत्पीड़न का तो पता नहीं, लेकिन मेंटल प्रेशर तो बहुत ज़्यादा सहना पड़ा। रात भर मुझे नींद नहीं आई है, 1-2 बार तो दवाइयाँ भी लेनी पड़ी हैं। मेरे ऊपर कुछ होता मुझे जेल में डाल दिया जाता, वो दूसरी बात थी, लेकिन मेरे भाई के साथ ये होना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे गया। यहाँ पर मैं टूट रहा था, इस बीच मेरे साथी मेरे साथ खड़े रहे, लोग लखनऊ आकर मुझसे मिलते रहे, वीडियो कॉल पर बात करते रहे, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बाउंस बैक किया। अश्वमित अपने वीडियो में बताते हैं कि उनके समाज से उनको बहुत समर्थन मिला। वो एससी वर्ग से आते हैं और बहुत ज़बरदस्त अपनी बात मुखरता से रखते हैं। इस पूरे प्रकरण में अश्वमित ने कहा कि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, और ये ऑब्वियस सी बात है कि 14 साल का बच्चा अगर इस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई देखेगा तो प्रताड़ित होगा। और सवाल यहाँ पे पहला ये है कि अश्वमित नाबालिग हैं, उन पे 151 का चालान अगर नहीं हो सकता है तो फिर
चालान किसका हुआ? उसके भाई का। उनके भाई का यहाँ पे क्या कसूर था? कंटेंट तो अश्वमित ने बनाया, उनको समझाया जा सकता था, उनको और तरीके से बताया जा सकता था। और आप मज़े की बात देखिए कि अश्वमित ने जब ये वीडियो बनाया या लास्ट जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो इनके 700 के करीब फॉलोवर थे। कितना? 7 लाख के करीब। 14 साल के बच्चे के लिए अपनी उपलब्धि हो सकती है कि इस तरीके का कंटेंट बना करके 7 लाख फॉलोवर जुटा ले, लेकिन 2 दिन में उसके फॉलोवर 2 मिलियन हो गए। 7 लाख से बढ़कर के 2 मिलियन हो गए। मतलब अश्वमित अपनी मेहनत से कंटेंट बनाते, जो काम वो 2 साल में करते, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको 2 दिन में करके दिखा दिया, 151 में चालान करके। अगर किसी के विचारों से दिक्कत है उसको दूसरी तरीके से भी समझाया जा सकता है। अगर प्रशासन चाहे कि आप भाई इस तरीके से मत करो, बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत होगी। बात सही है कि जो देवी देवता हम पूछते हैं या बहुत सारे लोग पूछते हैं, जिनमें भी जिसकी आस्था है, अगर उनके चेहरे के साथ, उनके हाव भाव के साथ कोई खिलवाड़ किया जाएगा तो बहुत सारे लोगों की धार्मिक आस्था बिगड़ती है, उस पर उनको चोट पहुंचती है और आहत होते हैं, तो उसकी शिकायत भी होती है। लेकिन इसको और तरीके से भी समझाया जा सकता था। जो तरीका ये अपनाया गया, इसमें अगर अश्वमित के विचार को दबाने की कोशिश हुई तो आप देखिए कि वो विचार अब कहाँ पहुंच गए। 700 के से 2 मिलियन पहुंच गए। जो काम अश्वमित 2 साल में करते वो यूपी पुलिस ने 2 दिन में कर दिया। अब इसमें क्या होगा? उनके भाई को 6 महीने में जब भी मजिस्ट्रेट की तरफ से बुलाया जाएगा उनको पेश होना पड़ेगा। जब भी उनको जो है मजिस्ट्रेट की तरफ से कॉल आएगी उनको जाना पड़ेगा। लेकिन बात अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं कि पूरे देश में ये नैरेटिव कैसे फैल गया कि एफआईआर हो गई, 14 साल के बच्चे पे मोदी सरकार डर गई। ये एक तरीके से एक महामारी की तरह, जैसे होता है ना कि कोई बीमारी एक तरीके से फैलती, सोशल मीडिया भी एक तरीके से बीमारी की तरह हो गया। लाइक्स, शेयर और फॉलोअर के चक्कर में लोग इस तरीके की कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि एफआईआर की बात अपने आप में भ्रामक है, गलत है। जब सवाल पूछे गए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी ट्वीट करके जवाब दिया कि उन्हें बुलाया गया था, उन्हें समझा करके भेज दिया गया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि 151 चालान हुआ जिसका दावा अश्वमित ने किया। हम दोनों तरफ के तथ्यों को आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंस्टाग्राम पे बहुत चर्चित विषय था और एक बच्चे को लेकर के इस तरह की कार्रवाई होती है तो फिर आम लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। तो फिर पूरे देश में ये क्यों फैलाया गया कि मोदी सरकार एक बच्चे से डर गई, मोदी सरकार एक बच्चे से डर गई और मोदी सरकार ने एफआईआर करा दी। मैंने कुछ चैनल्स को देखा जिन्होंने ये कंटेंट बनाया कि एफआईआर करा दी गई, जबकि ये सरासर गलत है। इस तरीके के भ्रामक खबर आपको नहीं फैलानी चाहिए और अश्वमित के बयान जो आया उसका इंतजार करना चाहिए लोगों को। लेकिन लोगों को अभी लाइक्स, फॉलोअर, सब्सक्राइबर, इनकी जो होड़ मची हुई, इसमें इस तरीके से फेक न्यूज़ फैलती है। उस सिस्टम को भी आप समझिए। जैसे 1339 से 1353 का जो साल था वो यूरोप में प्लेग का साल था और बहुत बुरी तरीके से महामारी फैली थी। उसी दौरान जो है 1343 में, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट अगर नहीं याद हो रहा, तो वहाँ पे एक बात फैली कि एक ब्लैक डेथ तरीके की कोई बीमारी फैल रही है और जो यहूदी हैं वो कुएं में जहर मिला दे रहे हैं ताकि ईसाइयों की मौत हो जाए। और इतनी बुरी तरीके से ये बात फैली कि लोगों को, यहूदियों को नरसंहार किए गए यूरोप में। कई सारे शहर, म्यूनिक के आसपास और बहुत सारे शहर थे जहाँ हज़ारों लोगों को कत्ल कर दिया गया। ऐसे ही एक अफवाह बुरी तरीके से फैली कि जमात के लोग ही वो पूरा कोरोना जो है वो जमाती फैला रहे हैं, तो उनको इस तरीके से टारगेट किया गया। जैसे बीते दिनों और जो बात चल पड़ती, जैसे किसी अगर इन्फ्लुएंशियल आदमी ने कह दिया तो फिर उसको और लोग कहने लग जाते हैं। जैसे बीते दिनों आपने देखा नोटबंदी के दौरान एक एंकर ने कह दिया कि नोट में चिप लगी हुई, तो घर घर ये बात पहुंच गई कि नोट में चिप लगी है, नोट में चिप लगी है। ये उसी तरीके की बात है। तो हमें कुछ भी लिखने, पढ़ने, बोलने से पहले समझना चाहिए और किसी भी एजेंडे या नैरेटिव में नहीं फंसना चाहिए। अश्वमित के साथ जो हुआ, वो प्रशासन ने जो किया, जिस तरीके का व्यवहार रहा, वो गलत है, क्योंकि एक 14 साल के बच्चे को और तरीके से डील किया जा सकता था, टैकल किया जा सकता था। और जिन विचारों को आप इस तरीके से दबाना चाहते हैं वो विचार और तरीके से पनपेंगे, क्योंकि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें करते हैं। लेकिन जो ये एफआईआर कर दी गई, मोदी सरकार डर गई, इस तरीके का नैरेटिव भी गलत है। हमने आपके सामने पूरे तर्क और पूरे तथ्य सामने रख दिए। आपको ये पूरा वीडियो, पूरी बातचीत कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक 14 साल का बच्चा अगर इस तरीके से लिखने पढ़ने का काम करता है तो ये अच्छा है, ये समाज के लिए अच्छा है। मुखर आवाज़ें भी होनी चाहिए जो सरकार के खिलाफ बोल सकें, जो सिस्टम के खिलाफ बोल सकें। अगर वो एजेंडा नहीं चलाते तो ये और भी अच्छा है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु हैं। देखते रहे न्यूज़ पिंच, सब्सक्राइब करते रहे। शुक्रिया।